नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस का भाषण। देश में जब आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी, तब हर कोई अपने अपने अंदाज में इस लड़ाई में शामिल हो रहे थे। लेकिन अब सबको आज़ादी चाहिए, तो हिंदुस्तान की आज़ादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द आज़ादी के संघर्ष के समय में भारतीय युवा का नारा बना हुए थे। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा पर भरोसा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे बिल्कुल विपरीत थे। बोस अलग तरह से ब्रिटिश से लड़ाई चाहते थे। उनके द्वारा कहा गया यह भाषण बाद में इतिहास बन गया और लाखों युवा उनके इस भाषण से प्रेरित हुए थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। आइए आज हम उनके पूरे भाषण की जानते हैं। इस कहानी में आगे जानते हैं। नेताजी ने यह भाषण 1944 के बर्मा में इंडियन नेशनल आर्मी में दिया था। दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्व एशिया में भारतीय के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या ज़्यादा बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज़ाद में आपको पिछले साल ही हमारा उपलब्धियों का हिसाब दूंगा और आने वाले साल की हमारी मांगें आपके सामने रखूंगा। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक बार फिर ये एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। अंग्रेज एक विश्वव्यापी संघर्ष में उलझे हुए थे और इस संघर्ष के दौरान उन्होंने कई मोर्चों पर मात खाई है। इस तरह शत्रु के काफ़ी कमज़ोर हो जाने से आज़ादी के लिए हमारी लड़ाई उसके बहुत आसान हो गई है, जितनी वही 5 साल वो पहले थी। इसी तरह का अंगूठा और ईश्वर प्राप्त अवसर जैसे वर्षों में एक बार आता है। इसीलिए अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश गुलामी से छुड़ाने के लिए हमने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की कसम खाई है। हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं इतना ज़्यादा आशावादी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ। भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है और हमारे लाखों देशवासियों आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकृत दुखद सहने और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्यवश सन 1857 के महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासियों नित्य से, जबकि दुश्मन हथियार से लदा हुआ है। आज़ाद के इन आधुनिक युग में नित्य थे लोगों के इस हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। ईश्वर की कृपा और उदार नियामत की सहायता से पूर्व एशिया के भारतीयों के लिए यह संभव हो गया है कि एक आधुनिक सेना के निर्माण के लिए हथियार हासिल कर सके। इससे अतिरिक्त आज़ादी हासिल करने के प्रयासों में पूर्व एशिया के भारतीय एकता में बंध हुए थे और धार्मिक और अन्य विभिन्नताओं का चिन्ह ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर हवा देने की कोशिश की। यह पूर्व एशिया में नामो निशान नहीं है। इसी की वजह से आज परिस्थितियों का ऐसा आदर्श मिलाप हमारे पास है जो हमारे संघर्ष की सफलता के पक्ष में है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। संपूर्ण सैन्य संगठन के कार्यक्रम के अनुसार मैं आपको जवानी, धन और सामग्री की मांग की थी। जहाँ तक जवानों का संबंध है, मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या के रंगरूट मिल गए हैं। हमारे पास पूर्व एशिया की हर कोने से रंगरूट आए हैं। चीन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जावा, बोर्निया, सेलेबस, सुमात्रा, मलाय, थाईलैंड और बर्मा से। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की उत्साह व्यवस्था रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हम मुक्त किए गए क्षेत्र के प्रशंसन और पुनर्निर्माण के लिए सभी श्रेणियों के पुरुषों और महिलाओं को जरूरत होगी। हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जिसमें शत्रु किसी विशेष क्षेत्र से पीछे हटने से पहले निर्दयता से घर फूंक नीति अपनाएगा तथा नागरिक आबादी को अपना
अपने शहर या गांव खाली करने के लिए मजबूर करेगा, जैसे उन्होंने बर्मा किया था। सबसे बड़ी समस्या युद्ध भूमि से में जवानों और सामग्री की पहुंचाने की थी। यदि हम ऐसे नहीं करते तो हम मोर्चे पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते, न ही हम भारतीय आंतरिक भागों तक पहुंचने का कामयाब हो सकते। आप में जैसे उन लोगों की जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे संघर्ष का आधार है। यदि यह आधार मजबूत नहीं है तो हमारे लड़ाकू सेनाएं कभी विजयी नहीं होंगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे एक साल में मैंने पूर्व संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतने जोर दिया है। मैंने यह करने के पीछे कारण है कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, आने वाले महीनों में और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोग युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आधार पर हमारे कार्य हमारी अनुपस्थिति के में भी सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के चलता रहे। साथियों, एक साल पहले जब मैंने आपको सामने कुछ मांग रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे दे तो मैं आपको एक दूसरे मोर्चे दूंगा। मैंने अपना वह वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारे विजयी सेनानियों ने सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारे प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब जो काम हमारा सामने है उन्हें पूरा करने के लिए कमर कस ले। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गया है। अब मैं आपको कुछ और चाहता हूँ। जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या सतत स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसे प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व उचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुँच में दिखाई देती है। आपके यह सोचना है कि आप जीती जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, आपके लिए एक घातक गलती होगी। यह मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठी फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। ऐसी शहीद की मौत करने की इच्छा जिसके स्वतंत्र की राह शहीदों के खून बनाई जा सके। साथियों, आज मैं आपको एक ही चीज़ मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपके अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो दुश्मन से बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपने भाई को सपोर्ट करना। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।